वो एक अकेला सत्ता पक्ष पर भारी पड़ता है। नाम है असदुद्दीन ओवैसी। 13 मई 1969 को सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी के यहां एक चिराग पैदा हुआ। हैदराबाद के इस परिवार में जश्न का माहौल था। बेटे का नाम रखा गया असदुद्दीन ओवैसी। कि तुमसे पहले भी वो जो एक शख्स यहां तक नशीन था, इसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। सर, लिंचिंग सिर्फ 84 में नहीं हुई, लिंचिंग 2002 में भी हुई। लिंचिंग बाबरी मस्जिद की शहादत में हुई। इस सरकार को जाना है, यहां जीत जाएंगे, मगर हिंदुस्तान के अवाम आप तमाम को लाकर यहां बिठाएगी इंशाअल्लाह। ओवैसी को राजनीति विरासत में मिली। उन्होंने अपने चाचा और अपने पिता दोनों से राजनीति के गुर सीखे। याद रखो, मेरे सबर का इम्तिहान मत लो। तुम लोगों को वास्ता पड़ा होगा दीवानों से, मगर मैं इन दीवानों का बाप हूं, याद रखो। आज असदुद्दीन ओवैसी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन यानी AIMIM के अध्यक्ष हैं। वो पिछले 4 बार से सांसद चुने जा रहे हैं। साल 2004 में पहली बार वो हैदराबाद से सांसद बने और तब से जीत उनके कदम चूमती जा रही है। किस बुनियाद पर हमारी डेमोक्रेसी काम करेगी? क्या इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों को लात मार कर निकाला? क्या इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने काला पानी की सजा काटी कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब पूना को आएगा तो यह कहा जाएगा कि तेरी जान को खतरा है, तो भड़काऊ भाषण देता है, तो लोगों को लड़ाता है। लेकिन जब ओवैसी की बात होगी तो बात होगी AIMIM की। साल 1927 यानी आजादी से ठीक 20 साल पहले हमारे देश में AIMIM की नींव पड़ी। तब AIMIM को हैदराबाद निजाम का समर्थक माना जाता था, लेकिन हैदराबाद निजाम भारत को अपना नहीं मानते थे। लड़ाई तेज हुई भारत सरकार और हैदराबाद के निजाम के बीच। तब AIMIM भारत सरकार के खिलाफ काम करता था। देखते देखते टकराव बढ़ता गया। देश आजाद हो चुका था। साल 1948 में हैदराबाद ने भारत में विलय के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। इसके बाद नेहरू ने एक समझौता किया और इस समझौते के तहत यह कहा गया कि हैदराबाद की स्थिति पहले की तरह बनी रहेगी। लेकिन यह बात सरदार पटेल को मंजूर नहीं थी। सरदार पटेल ने मामले में हस्तक्षेप किया और आखिरकार हैदराबाद का भारत में विलय मुमकिन हो सका। अगर मैं रोड पे निकल जाऊंगा, मैं अपनी बात को मनवा कर रहूंगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि जेल मेरी आवाज को नहीं दबा सकती। सिर्फ मेरी आवाज को कोई चीज दबा सकती है तो मेरी मौत। तो मारने वाले मार मुझे, मैं खड़ा हूं तेरे सामने। जूता मारो, गोली मारो, पत्थर मारो, जो मारना है मारो मुझे। क्या मजाक बना के रख दिया है जमहूरियत का? किस लिए हम टैक्स पे कर रहे हैं कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोल नहीं सकता? साल 1927 में जब मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन की नींव पड़ी, तब इसके अध्यक्ष थे महमूद नवाज खान। लेकिन देश जब आजाद हुआ तो महमूद नवाज खान को पाकिस्तान जाना पड़ा। बताओ, अगर तुम मेरे आंखों के सामने दलितों को मारोगे, मुस्लिम खवातीन को पीटोगे, अखलाक को मारोगे, तो क्या मेरे जबान से मिठाई के अल्फाज निकलेंगे यहाँ से? आजादी से पहले MIM को भारत विरोधी संगठन माना जाता था, एक ऐसा संगठन जो मुसलमानों को भड़काता था। लेकिन साल 1957 में इस पार्टी का रंग रोगन हुआ। पार्टी ने अपने नाम के आगे ऑल इंडिया शब्द जोड़ लिया और इसका मतलब यह हुआ कि भारत के साथ भी यह पार्टी कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार थी। हमारी मुल्क की तारीख के कई हिस्से हैं, मगर 4.5 साल में 2014 में जब हिंदुस्तान की आवाम ने बीजेपी को इख्तिदार से नवाजा और 280 उनके MP जीत कर गए, नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान के उस अजीम ओहदे पर फायज किया गया वजारत उज़्मा के जीतने के बाद जो पहली तकरीर नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में की, उसी वक्त मुझे उनकी जहनियत का अंदाजा हो चुका था।
मैं जानता था कि इस शख्स ने अपने जिंदगी के 25-30 साल आरएसएस की शाखाओं में गुजारा है। ये आरएसएस की सोच में डूबा हुआ शख्स है। एमआईएम ने जब अपने नाम के आगे ऑल इंडिया शब्द जोड़ा तब पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे कासिम रिजवी। कासिम रिजवी लगातार देश में मुसलमानों को भड़का रहे थे। इस वजह से सरकार का उन पर दबाव बढ़ा तो वो पाकिस्तान भाग गए और देखते देखते सत्ता आ गई ओवैसी परिवार के हाथ में। अब्दुल वाहिद ओवैसी यानी असदुद्दीन ओवैसी के दादा को सत्ता संभालने की जिम्मेवारी मिली। लेकिन अब्दुल वाहिद ओवैसी 1957 में घूम घूम कर भड़काऊ भाषण दे रहे थे, जिसकी वजह से देश में माहौल खराब हो रहा था। उनके 4 भाषणों को सरकार ने रिकॉर्ड किया और उसके बाद उन्हें जेल में डाल दिया गया। मैं मर जाऊंगा मगर किसी और की सोच को अपने दिमाग में नहीं डालूंगा। मैं जो सोचूंगा वो सही है या गलत है वो आवाम फैसला करेगी। What I believe is my right. I am not imposing on you. ये जमहूरियत की खूबसूरती है। भड़काऊ भाषणों की वजह से अब्दुल वाहिद ओवैसी को सजा काटनी पड़ी। वो जेल गए और 11 महीने तक जेल में ही रहे। लेकिन उनके जेल जाने के बाद सत्ता आ गई सलाहुद्दीन ओवैसी के पास। सलाहुद्दीन ओवैसी यानी असदुद्दीन ओवैसी के पिता। 1960 में सलाहुद्दीन ओवैसी हैदराबाद नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए और देखते देखते वो विधायक भी बन गए। साल 1984 का भी दौर आया जब पहली बार सलाहुद्दीन ओवैसी को हैदराबाद का सांसद चुना गया। मुलायम सिंह तू तबाह ताराज होकर रह जाए, तेरी नस्ल तबाह होकर रह जाए मुलायम सिंह। और याद रख मुलायम सिंह, हिंदुस्तान में तेरा नाम लेने वाला नहीं होगा। हम दूर तो बैठे हैं मगर हमारी दुआओं में, हमारी आहों में अल्लाह ने तासीर दी है और अल्लाह जरूर हमारी इन आहों को, हमारी दुआओं को खाली नहीं जाने देगा। पार्टी में परिवार की विरासत को आगे बढ़ाने का सिलसिला जारी था और अब सत्ता आ गई असदुद्दीन ओवैसी के पास। उठो और दुनिया को बता दो कि ये तुम ही लोग हो जिसने तूफानों में चिराग जलाने का हुनर हमने सीख लिया। दुनिया ने देखा कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों में फसादात हुए मगर हमने अपने इत्तेहाद के चिराग को जलाए रखा। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों में हमारे इत्तेहाद को पारा पारा कर दिया। हमने कहा कि इस तूफान का मुकाबला करेंगे। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों में हमारी सियासी आवाज को खत्म करके रख दिया। साल 2004 में सलाहुद्दीन ओवैसी ने असदुद्दीन ओवैसी के लिए हैदराबाद की सीट छोड़ दी। 2004 में असदुद्दीन ओवैसी ने पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और चुनाव जीत गए। तब से वो लगातार सांसद बनते आ रहे हैं। साल 2008 में सलाहुद्दीन ओवैसी का निधन हो गया तो असदुद्दीन ओवैसी को पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया गया। मैं पूछना चाहता हूं वो कांग्रेस राष्ट्रवादी के लोगों से जो मुझ पर इल्जाम लगाते हैं कि शख्स भड़काऊ भाषण देता। यकीनन मैं अपनी जबान को लगाम नहीं दे सकता। मैं खुला बोल रहा हूं, मैं अपनी जबान को लगाम नहीं दे सकता। मैं गूंगों की और इन लोगों की, बहरों की नुमाइंदगी नहीं करता। मैं जिंदा कौम का एक जिंदा नुमाइंदा हूं। मैं मुर्दों की बस्ती में खड़े रहकर तकरीर करने का आदी नहीं है। मैं इन तमाम जिंदों के सामने तुम्हारे दिल की जबान, तुम्हारी सोच और फिक्र को अपनी जबान पर लाकर सामने रखता हूं। क्या यह भड़काऊ भाषण है? बहुत कम लोगों को यह पता है कि असदुद्दीन ओवैसी अंडर 25 की क्रिकेट भी खेल चुके हैं। वो अपनी यूनिवर्सिटी में एक स्टार क्रिकेटर भी रहे और बहुत कम लोग ये जानते हैं कि उन्होंने उस्मानिया विश्वविद्यालय से आर्ट्स में अपनी पढ़ाई पूरी की, लेकिन लंदन के लिंकन इन यूनिवर्सिटी से उन्होंने लॉ की डिग्री हासिल की। आजकल तो माशाअल्लाह जहां कहीं भी आप जाओ इतने बालों के हेयर कटिंग सैलून खुले हुए हैं। हर नौजवान को एक स्टाइल होना, मगर तुम्हारा स्टाइल ये होना चाहिए कि तुम मजलिस को मजबूत करो। ये तुम्हारा स्टाइल होना चाहिए। जहां पर आप अपने बालों को
फैशन के तरीके से कटाते हैं, कोई ऊपर उठाता, कोई साइड में बिठाता। मेरे भाई, जमात को ऊपर उठाओ, बीजेपी को नीचे बिठाओ। ये हमारा स्टाइल होना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी अपने विवादित भाषणों की वजह से जाने जाते हैं। वो तेलंगाना विधानसभा के विधायक भी हैं और उन असदुद्दीन ओवैसी के एक और छोटे भाई बुरहानुद्दीन ओवैसी इटेमैप के संपादक हैं। तेरे पास वो जो चमचा आजम खान, अरे आजम खान तेरी मां से अगर कोई करता तो तू क्या करता? आजम खान तेरी बहन से करता तो तू क्या करता? अरे समाजवादी पार्टी में वो जो 45 मुसलमान एमएलए हैं, चुप करो, कल मर के तुमको अल्लाह के पास जवाब देना पड़ेगा। साल 2009 में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया था और तब के हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी ने सबसे ज्यादा 7 सीटें हासिल की थी। पार्टी को जीत तो मिल गई, लेकिन कांग्रेस का साथ नहीं मिला। मेरे भाई, इनका एक और आर्ग्यूमेंट कि वोट काटेंगे। अरे कब तक बोलोगे यार? काटेंगे। तुम जोड़ रहे? तुम जोड़ने का काम कर रहे? तुम किसको जोड़े बताओ? तुम सिर्फ बड़े बड़े लोग, पवार साहब, अशोक राव साहिब, ये साहिब लोग सिर्फ अपने आप को जोड़ लिए, हमको तोड़ दिए। प्रकाश अंबेडकर गरीबों को जोड़ने का काम कर रहा है, ये मिलाने का काम कर रहे हैं। और कांग्रेस, एनसीपी, बीजेपी, आरएसएस काटने का काम कर रही है। असल कटवे तो ये लोग हैं। हम जोड़ने वाले हैं, हम दिलों को मिलाने वाले हैं। हम जो भाई, आज एक प्रेस वाले पूछे, आप दोनों मिल गए, मिला क्यों आपकी जल रही? साल 2009 के बाद ही कांग्रेस और AIMIM में खटास बढ़ने लगे, दूरियां बढ़ने लगी, मतभेद बढ़ने लगे थे, जिसके बाद दोनों पार्टियों के रास्ते अलग हो गए। वजह बनी थी भाग्य लक्ष्मी मंदिर का मुद्दा। हुकूमत हिंद की तरफ से कहा गया, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, विजारत खारजा के सेक्रेटरी ने बयान दिया, मैं उसको कबूल करता हूं, मगर इनके कैबिनेट के मंत्री क्या बोलते देखो आप। एक मिनिस्टर अमित शाह बोले, यानी वो बम गिराए तो अमित शाह बोले 250 मर गए। MEA के स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं है, मगर अमित शाह क्योंकि उनको ज्यादा इल्मे खैर है, उन्होंने आप बैठ के देख लिए, इतने मारे गिने उन्होंने जाके, यानी जिस्म से इनकी रूह निकल के जाके चेक करी 1 2 3 4 5 6 7 8 250। उसके बाद इनके एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, उन्होंने बोले 300। उसके बाद इनके एक और मिनिस्टर है जो बोले नहीं कोई नहीं मरा, खाली डराना हमारा मकसद था। फिर होम मिनिस्टर बोले 300 सेलफोन थे, पूरे बुझ गए। मैं बोला भाई साहब, ये तुम लगा क्या कोई चौकी मंडी में जाके क्या पान का पत्ता खरीद रहे? 200 ले ले, नींबू ले ले। ओवैसी परिवार और विवादों का चोली दामन का साथ रहा है। ओवैसी जब भी बोलते हैं, कोई न कोई विवाद खड़ा करने की कोशिश करते हैं। यही होम मिनिस्टर थे सरदार पटेल जब महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे, जो आरएसएस की सोच और फिक्र से सावरकर से मुतासिर होकर महात्मा गांधी को 3 गोलियां मारकर शहीद कर दिया। बता नरेंद्र मोदी, क्या सरदार पटेल जिम्मेदार नहीं था बहैसियत होम मिनिस्टर महात्मा गांधी की जान बचाने के लिए? क्या महात्मा गांधी का जो कत्ल हुआ, क्या इसमें सरदार पटेल जिम्मेदार नहीं? घर वापसी कार्यक्रम को लेकर साल 2015-16 में ओवैसी ने एक और विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर यह कार्यक्रम रोका नहीं गया तो भारत का विभाजन हो सकता है। नहीं, रंग खेलने वाले नहीं है हम रंग खेलने वाले नहीं है मेरे दोस्तों। हम लड़ने वाले हैं, जिद्दोजहद करने वाले हैं, हम मर मिटने वाले हैं, हम गर्दनें कटाने वाले हैं। म्यूजिक पे नाचने वाले हम नहीं है मेरे दोस्तों। ना ना ना। ओवैसी ने अपने छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर मेडक के जिला कलेक्टर की भी पिटाई की और इस मामले में उन्हें जेल भी जाना पड़ा था।
सरकार काउ प्रोटेक्शन को, क्या ये हिंदू रिलीजन का एसेंशियल प्रैक्टिस है? जिस तरह सिखों में 5 प्रकार है, मुसलमानों में रोजा, रमजान, दाढ़ी है। अगर ये डिसाइड करें काउ प्रोटेक्शन इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ हिंदुइज्म, आप नहीं कर सकते तो सुप्रीम कोर्ट को दीजिए। जुनैद के भाई को बुलाएंगे, अयूब खान के खानदान वालों को बुलाएंगे, कर्नाटक में आपके लोगों को मारने वालों को बुलाएंगे, बुलाकर उनको गले से लगाए वजीर आजम। अगर मोशे को गले से लगा सकते हैं तो यहां पर जिन लोगों ने उनको मारा वो भी टेररिस्ट से कम नहीं है मैडम। आज ओवैसी भले ही संसद में अपनी पार्टी से एक अकेले सांसद हों, लेकिन फिर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष सब पर भारी पड़ जाते हैं। उनकी तकरीर, उनका ज्ञान और जो उनके आर्गुमेंट का तरीका है वो हर किसी को पसंद आता है। यही वजह है कि चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, जब भी किसी तकरीर में असदुद्दीन ओवैसी शामिल होते हैं, सब ठहर कर उन्हें